हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फर्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट पार्ट को देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, जिसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर था। आज हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए हमको कई सारे टर्म्स को समझना होगा, तो ही हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझ सकते हैं। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ एक लॉ है, जिस लॉ का नाम राउल्ट्स लॉ है। तो उसको हम समझेंगे, राउल्ट्स ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लेकर क्या कहा था, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम कैसे मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आता है वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको समझना, और कितने फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। हमने एक लिक्विड लिया, ये लिक्विड है, इसको एक स्टैंड टेबल पर रख देते हैं, और अगर यहां हम बर्नर लगाते हैं और इसको हीट करते हैं, तो क्या निकलेगा? यहां से वेपर निकलेंगे। जब ये इवापोरेट होगा तो ये जो वेपर है, ये लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। A pressure which is exerted by vapor on the surface of liquid is called vapor pressure। स्टूडेंट, इधर समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर, तो जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी पहला फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है, वो क्या है? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं स्टूडेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर। स्टूडेंट, जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड दो टाइप का होता है, या सॉल्वेंट की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम वोलेटाइल कहते हैं, दूसरे वाले को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो उसे वोलेटाइल कहते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट नहीं होता है उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर का नाम आपने सुना ही होगा, वह एसीटोन है, उसका नाम जो केमिस्ट्री में है एसीटोन। फॉर्मूला होता है CH3COCH3, उसका फॉर्मूला है एसीटोन। यह रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाता है, वेपर बनाने लगता है, तो इसे हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। जैसे पेट्रोल रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट होता है या नहीं होता है, तो वोलेटाइल लिक्विड है। लेकिन हम वाटर की बात करें, रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर इवापोरेट नहीं होता है, वह नॉन वोलेटाइल लिक्विड है स्टूडेंट। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। तो अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल हो तो वोलेटाइल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बनाएगा। थोड़ा सा हीट देने पर मैक्सिमम अमाउंट इवापोरेट हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालता है। तीसरी बात हम करें स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अगर हम बात करें सिरप की हमने बात की थी, और दूसरा शरबत की बात की थी, जिसको इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। सिरप और शरबत दोनों शुगर एंड वाटर के लिक्विड है, सोल्यूशन है, दोनों शुगर एंड वाटर के सोल्यूशन है। लेकिन अगर दोनों को हम हीट देते हैं तो जो सिरप है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन वही जो ड्यू है यानी शरबत है, वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। मतलब जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर में। ऐसे और भी फैक्टर है, लेकिन बेसिक लेवल पर ये तीन फैक्टर आप याद रखिएगा कि कौन कौन से? टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट डालते हैं। दरअसल स्टूडेंट, वेपर प्रेशर हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेपर प्रेशर तो हमने जस्ट समझने के लिए पढ़ा है, हमें पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ जाएगा तो ही हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगेन एक बार मैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बता देता हूं। अ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कुछ लोगों कहते हैं, कुछ बुकों में लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इसको हम बाद में देखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों कहा जाता है। कि अ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसा लिखा होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है हमको ये समझना है स्टूडेंट।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझिए, एक प्योर सॉल्वेंट है स्टूडेंट इसके अंदर जिसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट। तो लिख देते हैं यहां पर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। स्टूडेंट अगर हम लेट कर लें कि ये जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल है मतलब रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा इसका। प्योर है मतलब इसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट हो उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दें, सल्यूट ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, जब मैं सल्यूट ऐड करूंगा, सल्यूट ऐड किया, सल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है यानी रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट नहीं हो रहा है। तो यह पहले से क्या था इसके अंदर, सॉल्वेंट था। अब हमने ऐड क्या कर दिया स्टूडेंट, सल्यूट ऐड कर दिया, यानी यह जो है अब सॉल्वेंट ना रह के क्या फॉर्म हो गया, सोल्यूशन फॉर्म हो गया। तो जो सोल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पहले जितना इवापोरेट हो रहा था उतना इवापोरेट नहीं होगा। इतना होप आपको समझ में आया। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड in a volatile solvent, vapor pressure of solvent or vapor pressure of solution decreases। फिर से सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जब कभी किसी प्योर सॉल्वेंट या वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलिए या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो कितना डिक्रीज हुआ उसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो PS सपोज दैट जब सोल्यूशन बन गया तो PS इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो कितना डिक्रीज होगा, दोनों में से किसका ज्यादा था स्टूडेंट, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जब इंप्योरिटी नहीं डाला था, PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, कितना डिफरेंस आया उसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको मैं आपको बोलने जा रहा हूं। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। माइनस है, माइनस का मतलब डिफरेंस, किसके किसके बीच में डिफरेंस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दोनों को माइनस करते हैं तो आपको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन मैंने आपको कहा व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीजेस। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप इस तरह से लिखेंगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर स्टूडेंट यहां एक टर्म और आ गई, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपका ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। मैंने कहा था 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वाले का नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरे का नाम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरे का नाम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा था कि आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिखा क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताओ तो चलिए समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, रिलेटिव कभी अकेले, आप अकेले रिलेटिव नहीं हो सकते हो। रिलेटिव कोई आपका होगा, कोई जानने पहचानने वाला होगा, यानी मिनिमम 2 चीजें डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो ही रिलेटिव हो सकता है। अकेले कोई किसी का रिलेटिव नहीं हो सकता, मैं अपने आप का रिलेटिव थोड़ी हो सकता। ऐसे ही P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ऊपर क्या है P नॉट माइनस PS दैट इज डेल्टा P। डेल्टा P का हमने नाम लिखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अपॉन का मतलब मैंने सिखाया है रेशो, द रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से बोल दे रहा हूं, द रेशो ऑफ lowering of vapor pressure, what is this lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent are called relative lowering of vapor pressure। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P नॉट। तो what is relative lowering of vapor pressure, got it? 2 चीज का रेशो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशो होगा उसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ये था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 1।
अब हम बात करेंगे राउल्स ने क्या कहा इसको लेकर। राउल्स ने कहा अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट ए दूसरा कंपोनेंट बी। बाइनरी सॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा, मैंने कहा था ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है। राउल्स ने दोनों कंपोनेंट को वोलेटाइल लिया, कहा अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो, if both the component of solution is volatile then इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, याद रखो स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर, आप किसी गैस पर या लिक्विड पर प्रेशर लगाते हो, हर एक मॉलिक्यूल पर इक्वल प्रेशर नहीं अप्लाई होता है, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर मॉलिक्यूल्स पर लगता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में अगर 2-3 भाई बहन हो आप, तो आपके मम्मी पापा आपको बराबर प्यार नहीं करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, तो वही एक पार्शियल प्रेशर की तरह आप देख सकते हो। वैसे पार्शियल प्रेशर पर एक लॉ है, डाल्टन्स का लॉ, लेकिन यहां पर हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है P1 पार्शियल प्रेशर है, और बी का जो पार्शियल प्रेशर है ये P2 है। ये पार्शियल प्रेशर हो गए ए और बी कंपोनेंट्स के। ए का मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर सोल्यूट के कुछ मोल है तो उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, सॉल्वेंट के कितने मोल्स है उसके मोल फ्रैक्शन होंगे। इसका मोल फ्रैक्शन x1 है, इसका मोल फ्रैक्शन x2 है। तो जो मैं डेफिनेशन आपको बोलने जा रहा हूं यह आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो डेफिनेशन बोलूंगा वो आपके टेक्स्ट बुक में है। राउल्स ने कहा इफ अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहा हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही राउल्स ने कहा। राउल्स ने कहा अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, दोनों वोलेटाइल हो, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का वो अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब राउल्स लॉ का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राउल्स क्या कहते हैं, सपोज कर लो, एज्यूम कर लो, अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी, बोथ आर वोलेटाइल। एंड आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में, आप लिखिएगा सपोज अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी, बोथ आर वोलेटाइल, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 is P1 and the partial pressure is P2 and the mole fraction is x1 and mole fraction of second component is x2 respectively। उसके बाद ही आप बात कर सकते हो राउल्स लॉ की। तो हम बात कर रहे हैं राउल्स लॉ फॉर फर्स्ट कंपोनेंट। हम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए राउल्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो राउल्स ने क्या कहा, P1 is directly proportional to x1, P1 is equal to P1 not x1। प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट आया जो P1 नॉट है, where P1 नॉट, ये जो P1 नॉट है ये कांस्टेंट भी है और यह वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट भी है। स्टूडेंट फिर से समझते हैं, ओम्स का रूल पढ़े थे आपने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R इंटू I। R कांस्टेंट भी था, R रेसिस्टेंस भी था। वैसे यहां पर P1 नॉट कांस्टेंट भी है, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है। व्हाट इज P1? पार्शियल प्रेशर। ऐसे हम राउल्स लॉ लिखेंगे सेकेंड कंपोनेंट के लिए। सेकेंड कंपोनेंट के लिए हम राउल्स लॉ देखते हैं। P2 is directly proportional to x2, तो P2 is equal to P2 not x2। यह इक्वेशन नंबर हमें सेकेंड मिल गया, where P2 not is vapor pressure of second कंपोनेंट। स्टूडेंट आपके बुक में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, आपके बुक में राउल्स कहते हैं, आपके बुक में जो स्टेटमेंट दिया है उसको समझते हैं। कहता है इफ अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट देन
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये दोनों का प्रोडक्ट है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन की। ये वाला स्टेटमेंट गायब कर दिया है, यहां से स्टेटमेंट बना है कि पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। किसका, उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो यह दो इक्वेशन हमको मिल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके लॉ से निकालेंगे, डाल्टन्स के लॉ को। डाल्टन्स क्या कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर होगा, यानी टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा P1 प्लस P2। P इज इक्वल टू व्हाट इज P1, P1 नॉट x1, व्हाट इज P2, P2 नॉट x2। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था बाइनरी सॉल्यूशन में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 आपको मिल गया। ये चीज हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। चलिए P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1। हमने x2 की पोजीशन पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। देखिए P2 नॉट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, P इज इक्वल टू हमने सबसे पहले P2 नॉट को लिख दिया, P2 नॉट को लिख दिया हमने। अब क्या मिला हमको, P1 नॉट x1 P2 नॉट x1 दिख रहा है ना, बीच में साइन काहे का है, माइनस का, यहां पर प्लस लगा दिया। हमें क्या मिला, P1 नॉट x1 P1 नॉट P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। यह राउल्स लॉ है। अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। फिर से हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। राउल्स कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर देखते हैं P1 नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1 के, क्योंकि हम कंपोनेंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और मैंने आपको एज्यूम करके बताया था कि कंपोनेंट फर्स्ट में जो पार्शियल प्रेशर है P1 है और मोल फ्रैक्शन x1 है। P1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल मैंने रिमूव किया, इज इक्वल टू P1 नॉट x1। कैसे आया, मैंने कहा प्रोपोर्शनल हटाया हमने, यहां पर कांस्टेंट आया, कांस्टेंट यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है। राउल्स लॉ फॉर सेकंड कंपोनेंट की हमने बात किया, P2 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, तो P2 is directly proportional to x2, P2 is equal to P2 नॉट x2। ये दोनों इक्वेशन को हमने टोटल प्रेशर निकालने के लिए यूज कर लिया। P is equal to P1 plus P2। What is P1? पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, दोनों को ऐड किया हमने पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन। जब मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था तो कहा था x1 plus x2 is equal to 1 होता है। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हमने x2 के पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपको ये मिल गया। आगे इसी में हम कंटिन्यू करते हैं एक टर्म को। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे राउल्स लॉ, जिसमें एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो या सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। पहले में हमने बात किया अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, अब हमने लिखा कि अगर सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो। जैसा कि हमें पता है, वी नो अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो राउल्स लॉ होता है P इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। इफ सेकेंड कंपोनेंट, सपोज कर लिया मैंने सेकेंड कंपोनेंट सोल्यूट है,
component is non volatile, सेकेंड कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, तो क्या होगा स्टूडेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज 0। अरे जब नॉन वोलेटाइल है तो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होगा ही नहीं, यानी देयरफॉर P2 नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0। अब अप्लाई कर दो यही, यहां पर देखो P इज इक्वल टू P2 नॉट हमारा 0 हो गया, प्लस P1 नॉट माइनस 0 इंटू x1, तो P इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा P1 नॉट x1। यही हमारा सोल्यूशन। अगर उसमें से एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो तो राउल्स लॉ क्या होगा, P1 नॉट x1 होगा। स्टूडेंट आपको उम्मीद कर रहा हूं राउल्स लॉ समझ में आया होगा। अब इसी को लेकर हम बात करते हैं कि मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट एक स्टेटमेंट और राउल्स का है, वह स्टेटमेंट आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम बुक के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट सुनते हैं। राउल्स कहते हैं किसी गिवन टेम्परेचर पर, सपोज दैट हम 40 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर ही जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P1 P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। सेम टेम्परेचर पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर उसी का मोल फ्रैक्शन देखें और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखें तो दोनों सेम होता है। राउल्स कहते हैं at any given temperature the relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of the solute। ऐसा राउल्स ने कहा, लेकिन यह आपकी बुक में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसको प्रूव करके बता दूंगा कि कैसे राउल्स ने कहा है। स्टूडेंट सबसे पहले हम मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम कैसे मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का सबसे बड़ा पर्पस भी यही रहा है कि कैसे मोलार मास डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया है। तो राउल्स का वही स्टेटमेंट यूज करते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, P naught minus PS upon P naught is equal to X2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। P naught minus PS upon P naught is equal to N2 upon N1 plus N2। आपको समझ में आ गया होगा X2 को मैंने N1 plus N2 कैसे लिखा। बट एक चीज का ध्यान रखिए, अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो, सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो यानी उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें सॉल्यूट की तो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो मोल फ्रैक्शन और कम होगा। इसलिए सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है डिनोमिनेटर से हम रिमूव कर देते हैं। If solution is very dilute, hence number of moles of solute is neglected। Okay? अब नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो हमको क्या मिलता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। मैंने पहले कह दिया डिनोमिनेटर से हम नेगलेक्ट करेंगे, ना कि नोमिनेटर से। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलार मास, अपॉन N1 क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। जब ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा,
हमें मोलार मास दिख गया स्टूडेंट। अब मोलार मास को हम निकाल सकते हैं। इसको इधर ले गया, बाकी सबको इस साइड भेज दिया, और ये अपॉन में था m2 हो जाएगा। यानी हमें m2 इज इक्वल टू मिल गया स्टूडेंट P0 इंटू W2 इंटू M1 अपॉन P0 माइनस PS इंटू W1। ये रहा आपका मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, किसके थ्रू? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन स्टूडेंट यह कैसे स्टेटमेंट आया था? ये जो स्टेटमेंट है राउल्स ने दिया था, यह कैसे आया था, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो आपको ये विजिबल होगा, होप। यहां मैं प्रूव करता हूं। राउल्स लॉ जब हमने डिटरमाइन किया था, कंपोनेंट जब वोलेटाइल नहीं था, सॉलिड वोलेटाइल नहीं था, तो हमको कुछ इस तरह मिला था। क्या मिला था स्टूडेंट? P1 is equal to P1 not x1. P is equal to, what is P? Pressure of the total pressure of the solution. वही तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, PS कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और यह P1 नॉट के बजाय मैं P नॉट कर दूं तो भी तो बात वही है। P यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हमने P नॉट से लिखा था, यहां पर भी P नॉट कर दिया, यानी वही चीज है, मैंने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। चलिए अब इधर इनटू है तो इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x1 है स्टूडेंट। PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। याद होगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x2 को इधर ले लेते हैं हम लोग, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन P नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। देखिए मिल गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। राउल्स ने यही कहा था स्टूडेंट। अब हम लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ की बात करते हैं कि राउल्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। राउल्स के लॉ के बेसिकली दो लिमिटेशन है स्टूडेंट। पहला लिमिटेशन है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, और दूसरा लिमिटेशन है स्टूडेंट कि उसका एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जिसका नाम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला वर्ड हमें समझना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा होगा स्टूडेंट, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड इवापोरेट होना स्टार्ट कर देता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था यह ग्रेड 10 तक एप्लीकेबल है। अब ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, वाटर इवापोरेट होना चालू हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम कहेंगे जिस डिग्री टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड दोनों सेम हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर जो बन रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। चलिए हम समझते हैं, बहुत इजी है। एक सॉल्वेंट है या वाटर की ही बात कर ले, वह प्योर वाटर है, उसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं डाला है, उसका बॉइलिंग पॉइंट T नॉट से मैंने रिवीजन कर दिया। T नॉट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं स्टूडेंट, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी डालता हूं तो क्या होगा, वो इंप्योरिटी कहां जाएगा, ये बीच का जो गैप है इसके अंदर आ जाएगा। आपको पता ही होगा बीच के गैप के अंदर वह इंप्योरिटी आ जाता है। जैसे आप 1 लीटर अगर वाटर लेते हो घर के अंदर, उसके अंदर 250-300 ग्राम अगर शुगर डालते हो, तो आप क्या देखते हो स्टूडेंट कि उसका वेट बढ़ जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, उतना ही जगह लिया हुआ है, एक्स्ट्रा जगह नहीं लेता है, वेट बढ़ जाता है। तो वो शुगर गया कहां, वो जो बीच में गैप है इंटरमोलिकुलर स्पेस, उसके बिटवीन चले जाता है। और आप बॉईल कैसे किसी चीज को करते हो, तो जब आप बॉईल करते हो स्टूडेंट तो क्या होता है जानते हो, ये जो बीच में गैप है इसी को इंक्रीज कर देते हो, गैप इंक्रीज हो जाता है, इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। अब हमने जब इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया
तो अब उसके गैप को बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता था पहले, लेकिन अब 100 डिग्री सेल्सियस पर चीनी डालने के बाद वो इवेपोरेट नहीं होगा। 120 ले लिया तो 20 डिग्री सेल्सियस से जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पूरा स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस। अब सॉल्यूशन हो गया क्योंकि सॉल्वेंट आपने ऐड कर दिया, इसलिए सॉरी आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट मैंने कहा टीएस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा स्टूडेंट, टी नॉट या टीएस? टीएस ज्यादा होगा क्योंकि टीएस को बॉइल करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएस। आपके बुक में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से सुनिए। आपके बुक में लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। होप आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट the boiling point of solution is increases, that is called elevation of boiling point। increase होना boiling point को elevation of boiling point कहते हैं, क्योंकि evaporate करने के लिए अब ज्यादा amount of temperature को देना पड़ेगा। स्टूडेंट इसके लिए राउल्स ने कुछ लॉ दिया था, राउल्स का लॉ समझते हैं। राउल्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राउल्स ने क्या दिया था, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राउल्स कहते हैं दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों, सपोज दैट स्टूडेंट मैं आपको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल यूज कर लेता हूं। ऐसे मैंने दो बोतल लिया, सपोज कर लो ये 2 लीटर का बोतल है, वैसे भी 2 लीटर का ही बोतल है, 2 लीटर इसके अंदर पानी है। ऐसे ही एक और बोतल लिया, उसके अंदर भी 2 लीटर ही पानी है और दोनों सॉल्वेंट सेम है, ये भी वाटर वो भी वाटर, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी दूसरे वाले का भी। ये सॉल्वेंट्स हैं, इसके अंदर मैंने सोल्यूट डाला, एक के अंदर दूसरा सोल्यूट डाला, दूसरे के अंदर दूसरा सोल्यूट डाला। अगर सोल्यूट डिफरेंट होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होगा यानी एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफरेंट एक्सटेंट यानी डिफरेंट वैल्यू तक बढ़ेगा। सपोज दैट ये है 110 पर हो सकता है, 115, 120 या 107 पर हो सकता है बॉइल फिर से। लेकिन स्टूडेंट अगर इक्विमोलार क्वांटिटीज हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके मोलार मास सेम, मोलार मास दो क्वांटिटीज के सेम है, जैसे मैंने कुछ ग्राम यूरिया ले लिया, कुछ ग्राम ग्लूकोज ले लिया, दोनों के मोलार मास सेम होने तक क्या किया, यूरिया और ग्लूकोज लिया। यूरिया और ग्लूकोज के मोलार मास नहीं सेम होते, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता 5 ग्राम यूरिया 10 ग्राम ग्लूकोज लिया, तब तो मोलार मास सेम हो सकते हैं। तो हमने इक्विमोलार क्वांटिटीज को इसके अंदर डाला, दूसरे के अंदर भी इक्विमोलार क्वांटिटीज डाला। अगर दोनों इक्विमोलार क्वांटिटीज होंगे यानी दोनों के मोलार मास सेम होने तक मैंने लिया है, तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट को सेम वैल्यू तक एक्सटेंड करेंगे। यानी अगर इसने 20 डिग्री सेल्सियस किया, पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो दूसरे वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट एलिवेट करते हैं। इसीलिए राउल्स कहते हैं व्हेन इक्विमोलार क्वांटिटीज आर डिसॉल्व इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट टू द सेम एक्सटेंट। अब इसी को मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। राउल्स ने क्या कहा, सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट याद करिए, सोल्यूट को सॉल्वेंट, सोल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट कहा ना, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। आपको एक लॉ पढ़ा था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट की बात किया, सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट। यानी राउल्स क्या कहना चाह रहे हैं, राउल्स कहना चाह रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। यही राउल्स ने पूरा कंक्लूजन निकाला जब इक्विमोलार क्वांटिटीज को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर उन्होंने डिसॉल्व किया। तो डेल्टा टीबी
इज इक्वल टू Kb into m, where Kb is मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kb एक कांस्टेंट है जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यही राउल्स का स्टेटमेंट है। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे मोलार मास को डिटरमाइन करते हैं, किसके थ्रू? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू। तो स्टूडेंट देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू मोलार मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमको पता है, वी नो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यही तो था व्हेन इक्विमोलर क्वांटिटीज को डिसॉल्व कर रहे थे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। स्टूडेंट ये m क्या है? हमको पता है m जो है ये मोलालिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी। मैंने कहा था इनटू 1000, लेकिन ग्राम में बात कर रहे हैं तो इनटू 1000। लेकिन आपको ये भी कहा था N2 जो होता है वो W2 बाय M2 होता है, तो M2 नीचे आ जाएगा इंटू W1 इंटू 1000। यानी स्मॉल m की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यही यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम की वैल्यू हमारे पास है W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। पूरे टर्म्स को देख लेते हैं क्या क्या है। डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट है, 1000 ग्राम में बनाने में हमने यूज किया है, M2 मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है, W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। M2 ही चाहिए हमको, इधर ले लिया हमने। तो M2 इज इक्वल टू हमें मिल गया केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1। ये मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट मिल गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी इसी के साथ खत्म होता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। स्टूडेंट ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसको पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया है। तो चलिए हम इसको समझते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमको पता है जिस डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या बन जाए, सॉलिड हो जाए, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट आपको पता होगा कोई भी लिक्विड के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, और फ्रीज करना मतलब इसी गैप को कम करना। तो एक प्योर सॉल्वेंट है, क्या है स्टूडेंट? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का सपोज दैट हमने रख दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हमने ले लिया T0। इसमें नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट डाल दूं तो बीच में सॉल्यूट आ जाएगा। जब बीच में सॉल्यूट आ जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? जल्दी फ्रीज होगा कम से कम टेम्परेचर पर, या फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया था, मॉलिक्यूल को फिर से डिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, ज्यादा हीट देनी पड़ रही थी। लेकिन यहां फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल्स आ गए, अब गैप पहले से कम हो गया। यानी कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इजीली फ्रीज हो जाते हैं। तो वही जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई यानी डिप्रेशन हुआ, उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। When non-volatile solute is added in a volatile solvent या pure solvent, freezing point of solution is decreases। हमने लिया TS फ्रीजिंग पॉइंट है किसका?
सॉल्यूशन का। अब इस बार कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, क्यों? ठीक है स्टूडेंट, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये ग्रेटर होगा ये लेसर होगा, पता ही होगा क्योंकि ये कम हो जाएगा जैसे ही डालने पर। तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हमारा होगा टी नॉट माइनस टीएस, टी नॉट माइनस टीएस। हमने पढ़ा था वहां पर टीएस माइनस टी नॉट। आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कुछ इस तरह है, the difference between freezing point of pure solvent and the solution is called depression of freezing point। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर देखते हैं राउल्स ने क्या कहा, लेकिन राउल्स से पहले मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट रिकॉल करा देता हूं कि when non-volatile solute non-volatile है is added in a volatile solvent, the freezing point of solution is decreases। That decrease in freezing point is called डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। राउल्स लॉ हम देख लेते हैं क्या है फ्रीजिंग पॉइंट्स को लेकर। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले जब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो कहा था कि दो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिए, उसमें इक्विमोलार क्वांटिटीज को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट को इक्वल वैल्यू तक इंक्रीज करेंगे। एक ने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो दूसरा भी 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगा। सेम राउल्स ने डिक्टो स्टेटमेंट को कॉपी करके यहां भी रख दिया, कहा when equimolar quantities are dissolved in same amount of solvent they depress the freezing point to the same extent। अगर इक्विमोलार क्वांटिटीज को हम सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वल अमाउंट में फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस भी करते हैं। यानी फिर से वही बात कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा केएफ इंटू एम। व्हाट इज केएफ? केएफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके पहले हम लोग क्या लिए थे? केबी। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हम कैसे मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इस बार, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। हमको पता है, कैसे पता है? राउल्स लॉ के थ्रू। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। एम की वैल्यू हमने निकाला था, एम क्या होता है? W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W। यही हमें मिला हुआ था स्टूडेंट। किसकी वैल्यू है? M की। सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, M2 हम यहां लिख सकते हैं। तो M2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू W1। ये रहा आपका मोलार मास, किसके थ्रू? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू। इस तरह हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेंट हाफ फैक्टर क्या है और हेनरीज लॉ क्या है और राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या रिलेशन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।